नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से यानी जो वोट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर उस पर आप जाएंगे। प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो पहले ट्विटर जिसको कहते थे, वहां जाकर आप जो वोट करेंगे उसके नतीजे आपको दिखाएंगे हम हर रोज रात को 9 बजे आपके नए फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उनके ऊपर एक नजर भी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आज कौन से बड़े मुद्दे हमने उठाए हैं आपके लिए जनमत में। तो जनमत में देखिए, बड़े मुद्दे आपके लिए जो हमने उठाए हैं वो पहला है बेलगाम टीएमसी। जी हां, कैसे हम इसको कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जो हिंसा की घटनाएं घटी जा रही हैं और बीजेपी की महिला वर्कर की हत्या जिस तरीके से वहां पर हो गई है उसके बारे में इन डेप्थ रिपोर्ट के माध्यम से आपको एनालिसिस के माध्यम से विश्लेषण के माध्यम से बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे कट्टरपंथियों का कहर, कहां की हम बात कर रहे हैं, विस्तार से आपको जानना है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट को आपको बिल्कुल देखना है, बने रहिए जनमत में। इसके बाद अगला जो बड़ा मुद्दा है जनमत में वो रहेगा जिहादी दुष्कर्मी का। कौन है ये जिहादी दुष्कर्मी, कहां पे ये घटना घटी है, विस्तार से पूरे शो में आपको एनालिसिस के साथ, विश्लेषण के साथ पूरी डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। और उसके आगे बढ़ के बताएंगे कांग्रेस का सिस्टम, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है और क्यों पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा है और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया और सिस्टम पर खुद ही सवाल जो उन्होंने खड़ा किया और खुद ही घिर गए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपका इमोशनल कार्ड, आप यानी आम आदमी पार्टी और आपके जो नेता हैं यानी अरविंद केजरीवाल का इमोशनल कार्ड। तो चलिए, जनमत में ये मुद्दे थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, बड़े मुद्दे थे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज खबर की शुरुआत सबसे अहम खबर से करते हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक बड़े अहम फैसले से जुड़ी है, जिसके तहत कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जो जारी हुए 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है, जिसने पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में आरक्षण पर एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें, हाई कोर्ट के 2012 में राज्य की ममता सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी कानून को ही अवैध करार दे दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5% ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। तो कोलकाता हाई कोर्ट का यह बड़ा कदम है और उन्होंने 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। हाई कोर्ट का ये फैसला है। कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसले के बाद 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं और ओबीसी में दिए गए अवैध आरक्षण पर यह सवाल उठाया था और बंगाल में 92% मुसलमानों की आरक्षण की यह खबर जो है एक शॉकिंग, ये रेवलेशन आप इसको कहेंगे, ये खुलासा इसको कहेंगे। और हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, ममता बनर्जी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रुख करने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है और ये इससे बचने का प्रयास किया जा रहा है और इसको बीजेपी यानी भाजपा के हित का फैसला बताया जा रहा है। देखिए, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है उसको भी आप कह देंगे कि भाई ये बीजेपी के हित में है। आखिर कोर्ट कैसे बीजेपी के आधार पर चल सकती है, ये बिल्कुल ही निराधार बात है। ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए किसी वरिष्ठ नेता के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो महत्वपूर्ण खबर, ये पहली खबर जिसमें ओबीसी जो आरक्षण जो दिया गया था अवैध, जिसको करार दिया है हाई कोर्ट ने, वो सभी 5 लाख पूरा आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि रद्द कर दिए गए। एक राहत की बात यह है कि जो लोग नौकरी में हैं, जिनको आरक्षण से नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी बनी रहेगी, उनकी नौकरी। और जो पढ़ने गए थे, एजुकेशनल कोटा जो होता है ओबीसी, तो फायदे बहुत सारे हैं ओबीसी कोटा के, उन जो फायदे लोगों को मिल रहे थे वो बने रहेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
जनमत में आप बात राहुल गांधी की करते हैं, जो एक बार फिर अपने बयानों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने एक संबोधन में इस देश के सिस्टम पर टिप्पणी की थी। जी हां, जहां उन्होंने कहा था कि इस देश का सिस्टम गंभीर रूप से और हर स्तर से निचली जातियों के खिलाफ है। जहां उन्होंने आगे कहा था कि वे अपने जन्म के दिन से ही सिस्टम में बैठे हुए हैं, वे सिस्टम को अंदर से समझते हैं, जानते हैं। जहां उन्होंने दावा किया था कि सिस्टम को कोई उनसे छिपा नहीं सकता। यह कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, या किसका पक्ष लेता है, यह कैसे उपकार करता है, यह किसकी रक्षा करता है और किस पर हमला करता है, यह सब कुछ जानते हैं वो। अब राहुल के इसी बयान पर पीएम मोदी ने उल्टा उन्हीं पर प्रहार कर दिया, करारा हमला उन पर बोल दिया है। क्या बोला है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। घोड़े घोड़े मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर वार पलटवार के बाद अब राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान ने 2024 के चुनावी रण में एक नई बहस छेड़ दी है। जिन्होंने हरियाणा के पंचकुला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने जन्म के दिन से ही सिस्टम में बैठा हूँ, मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूँ, आप सिस्टम को मुझसे छुपा नहीं सकते। यह कैसे काम करता है, यह किसका पक्ष लेता है और यह कैसे उपकार करता है, यह किसकी रक्षा करता है और किस पर हमला करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से आता हूँ। जब मेरी दादी पीएम थी, मेरे पिता पीएम थे और जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो मैं पीएम के घर जाता था, इसलिए मुझे पता है कि सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, व्यवस्था गंभीर रूप से और हर स्तर से निचली जातियों के खिलाफ है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा करारा पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने आज मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी और उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों और पिछड़ों का घोर विरोधी रहा है। नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रणाली बनाई उसने SC, ST और OBC की पीढ़ियों को नष्ट कर दिया। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। 2024 के इस सियासी घमासान में वैसे तो शुरू से
ही पक्ष विपक्ष के अनेकों मुद्दों पर आपसी टक्कर हो चुकी है, जहां एक और कांग्रेस आदि विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर प्रश्न तो खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी के महारथियों के पलटवार का जवाब न तो कांग्रेस दे पा रही है और न ही कोई अन्य विपक्षी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। देखा आपने, खबर देखी और बयानबाजी को भी देखा, बयानों से क्या असर होता है। एक पार्टी अगर कोई बयान देती है तो सत्ताधारी या कोई भी पार्टी क्या बयानबाजी चलती है, उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपने देखा। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे क्या प्रश्न पूछा, ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस ने बिगाड़ा है देश का सिस्टम, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से सिस्टम पर जब सवाल खड़े किए तो काफी लंबे समय तक ये सिस्टम इनकी सरकार के द्वारा ही, यानी कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो क्या कांग्रेस ने ही बिगाड़ा है देश का सिस्टम? 91%, 91% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, यस में जवाब दे रहे हैं, 9% लोग ना में, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कह रहा है कि कांग्रेस ने ही बिगाड़ा है देश का सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जनमत में। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिनके वरिष्ठ नेताओं को आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते देखा गया। तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां सबसे पहले पहुंचने वालों में गोपाल राय, आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज शामिल थे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल हमले के मामले में दिल्ली सीएम के माता पिता के बयान दर्ज होना था। उनके माता पिता का भी, यानी अरविंद केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज होना था, जहां आज अधिकारी केजरीवाल के माता पिता और पत्नी के बयान दर्ज करने के लिए उनके घर नहीं पहुंचे, जिस पर अब यह बताया जा रहा है कि ये एक प्रक्रियात्मक जांच है और इसे बाद के चरण में भी किया जा सकता है। वहीं इस मामले में दिल्ली के सीएम ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको ट्विटर पहले कहते थे, उस पर लिखा था कि कल यानी आज दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि जब से केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, तब से बीजेपी उनके खिलाफ नई साजिशें रच रही है। आतिशी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सारी बातें भी सुनाते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान समझा है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने श्रवण कुमार बनके दिल्ली के हजारों बुजुर्गों को देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रा करवाई है। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनको दिल्ली के हर बुजुर्ग ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना बेटा माना है। आज वो आदमी जिसने दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करी, आज वो आदमी जो दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बना, आज उनके माता पिता पर अत्याचार हो रहा है। मैं आज दिल्ली के सभी बुजुर्गों से ये अपील करना चाहती हूं कि जो ये घटिया हरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, जो ये घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली पुलिस से करवाई है, इस घटिया हरकत का जवाब 25 मई को दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपने वोट से देना होगा। जो मुख्यमंत्री आपका बेटा बनकर, श्रवण कुमार बनकर आपकी सेवा कर रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता पर अत्याचार का जवाब अपने वोट से देना होगा। पूरा मामला ही पलटने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से। बूढ़े माता पिता पर अत्याचार, मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके से अत्याचार, कोई पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, और वो औपचारिक जो उनका प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसी के तहत जाके केवल एक बयान लेना था। और दिल्ली पुलिस को पता है किससे कैसे बात करना है और क्या तरीका होता है। ये गलत आरोप जो है आम आदमी पार्टी का, शायद ये भी पूरा राजनीतिक षड्यंत्र बना दिया गया है, इसको उसी घेरे में माता पिता को भी ला दिया गया है। अब इसी पर हमने आपसे सवाल जो पूछा था कि भाई होनी चाहिए केजरीवाल के माता पिता की पूछताछ की, चलिए जनता बताए। 13% लोग ना कह रहे हैं, लेकिन 87% जनता का मत, जनता जनार्दन कहती है कि भाई हाँ होनी चाहिए केजरीवाल के माता पिता की पूछताछ।
तो देखिए, दिल्ली पुलिस, क्योंकि उस घर पे जो भी लोग थे वहां पर, जब स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट की जो कथित बात हुई थी, तो उसी में जितने भी लोग घर में होंगे सभी के साथ पूछताछ होगी। और चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी आम घर में अगर ऐसी कोई घटना घटी होती, तो यही प्रोटोकॉल है, यही नियम है जिसका पालन किया जाना चाहिए और यहां भी किया जाएगा। कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। जनमत में अब बात 2024 के इस चुनावी रणक्षेत्र की करते हैं, जहां एनडीए द्वारा दिया गया 400 पार का लक्ष्य, 400 पार का नारा आरंभ से ही चुनावी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिस पर शुरू से ही पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। जहां विपक्ष का दावा है कि एनडीए का 400 पार का नारा कल्पना के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर आज अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार करके 400 की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि 5 चरणों की जो अगर बात करें तो 310 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है और अब 400 की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यही नहीं, आज बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी आज 400 के नारे पर टिप्पणी की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। का चुनावी रणक्षेत्र, जहां एक और एनडीए के चुनावी रथ को लगाम लगाने की मंशा से मैदान में इंडी गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर 400 पार के संकल्प के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए। लेकिन लोकसभा के इन 5 चरणों के समाप्त हो जाने के बाद विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि एनडीए के 400 पार का नारा खोखला है और बीजेपी इस बार चुनाव में वो जीत नहीं दर्ज कर पाएगी, जिसकी उम्मीद भाजपा नेता लगाए बैठे हैं, जिस पर अब बीजेपी के नेताओं ने अपने जवाब से पलटवार करना शुरू कर दिया है। जहां आज उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी के 310 पार करके अब 400 की ओर बढ़ रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। वहीं अयोध्या पहुंचे भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं, इन सभी चरणों में मतदान 100% भाजपा के पक्ष में हुआ है। जो 400 पार का लक्ष्य है वो हर चरण के बाद हम पूर्ण कर रहे हैं और तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी केसेस में पोल्स कंप्लीट हुआ है, इन सभी पोल्स में 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और बाकी जो 2 फेज हैं, दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में बहुत बड़ी परिणाम निकल कर आएगी। 400 पार भारतीय जनता पार्टी की जो अपना लक्ष्य हर फेज के बाद हम पूर्ण कर रहे हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। साथ ही आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसीलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। 2024 के इस चुनावी दंगल में अभी 2 चरणों के चुनाव अभी भी शेष हैं, जहां पक्ष विपक्ष पर एक दूसरे के वार पलटवार भी जारी है। लेकिन इससे दिलचस्प वो परिणाम होगा जो ये बताएगा कि 400 पार के दावे के साथ पक्ष की उम्मीदें
ठीक थी या विपक्ष की धारणा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात करते हैं वरुण गांधी की। आपको बता दें, पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बीजेपी के नवीनतम सांसद वरुण गांधी पहली बार 2024 के चुनावी रण में नजर आए, जहां उन्होंने सुल्तानपुर में अपनी मां यानी मेनका गांधी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग 10 साल पहले सुल्तानपुर चुनाव लड़ने आए थे। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश में सुल्तानपुर का जब भी नाम लिया जाता है तो वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। उन्होंने मंच में सबको अपना मोबाइल नंबर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जरूरत हो तो फोन करें, वरुण आपकी मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने मां मेनका के लिए मतदान की अपील करते हुए लोगों को अपना मत देने को कहा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन एक ही नेता पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जुटाऊंगा। तो चलिए, एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, एक खास इंटरव्यू आपका इंतजार कर रहा है। हम आपको मिलवाते हैं आज के हमारे एक खास मेहमान से। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव का छठा चरण नजदीक है। ऐसे में पार्टियों का लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। इसी बीच पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव जी को जो है यादवों का एक सरल और बड़ा चेहरा भी है, उनको कहा जाता है, जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और उनको बिहार की जनता काफी पसंद भी करती है। रामकृपाल यादव जी ने सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर यानी मुकेश कुमार जी से खास बातचीत की। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया इस इंटरव्यू में। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज अपने स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इनकी पहचान केवल बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में नहीं है, इनकी पहचान एक यादव नेता के रूप में है, एक ऐसे सरल यादव नेता के रूप में है जिनका एक्सेप्टेंस जो है वो समाज के हर एक वर्ग में है, हर एक धर्म में है, और ये अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, एक बार मैं बबलू मैं कहूँगा एक बार थोड़ा लॉन्ग शॉट करके दिखाइए जी कि ये जो है कहाँ पे है। ये आज भी जो है आज भी उन परंपराओं को जी रहे हैं जिन परंपराओं के आधार पे भारतीय संस्कृति जो है जीवित है। और कॉ इकोनॉमी की हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन कॉ इकोनॉमी को सही में जीने वाले जो सांसद हैं वो रामकृपाल यादव जी हैं। मैं आज उनके साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है। थैंक यू। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सारे सांसदों के साथ उठा हूँ, बैठा हूँ और बात की, लेकिन जितनी सरलता मैंने आपकी देखी है, तो मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये जो है यादव नेता के रूप में आप अभी तक अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पहले से एक यादव नेता है, लेकिन मूल रूप से मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए एक यादव नेता में, वो मुझे आप में दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यादव कुल का हूँ, मगर कभी मैं नेता नहीं समझा अपने आप को, शुद्ध रूप से कार्यकर्ता समझा, आज भी हूँ। मेरे जीवन का लंबा संघर्ष बीता है। मैं अपने कॉलेज से स्टार्ट किया, कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी का सीनेटर हुआ, विधानसभा का चुनाव लड़ा, काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, सब कुछ मिल गया, मगर मैं जहाँ था वहीं हूँ। लोग उड़ जाते हैं आकाश में, मैं आकाश में कभी नहीं उड़ रहा।
मैं ज़मीन पे ही रहा। इसलिए आप देखते होंगे जब मैं पास से निकल जाता हूँ कोई पता भी नहीं चलता है कि रामकृपाल जी गए, जब निकल जाता हूँ तो पता चलता है रामकृपाल जी गए। एक गाड़ी से ही मैं चलता हूँ, एक सुरक्षाकर्मी मेरे पास रहता है और एक मेरा सहयोगी, एक ड्राइवर, यही रहता है। जब मैं क्षेत्र में गया तो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को लेता हूँ। जिंदगी का 40 से 41 साल तक मैंने बिताया है और पूरे जीवन काल में अपने आप को हम MP हो गए, मंत्री हो गए, बड़े नेता हो गए, मैं चेयरमैन, कई पदों को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनता का सेवा भाव से मैं काम करता हूँ, आज भी करता हूँ। ईमानदारी, मैं सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप हनुमान थे, हाँ, लेकिन हनुमान जी को मतलब जो है बाहर कर दिया गया है और ऐसे हनुमान जो अपने आप को कहते थे कि ये जो है यादव नेता अगर कोई है, यादव कोई रहेगा तो हमारे परिवार से रहेगा, हमारे घर से रहेगा, कोई दूसरा यादव यहाँ बिहार में नहीं है। देखिए, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मैं अपनी पीड़ा बता देता हूँ। लोकदल के ज़माने से मैं हूँ और बाकी के दिनों में लालू जी के करीब रहा और लालू जी ने मेरे लिए सोचा, किया। हम नमक हराम नहीं हैं। मन लालू जी, वो लालू जी, लोकदल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जब बना, उसकी बुनियाद डालने में मेरा भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसको सींचने में, संभालने में, नेतृत्व को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में, संगठन को विस्तार करने में, क्योंकि नेतृत्व का भरोसा भी मेरे ऊपर था। मैंने कभी डिजॉनेस्टी नहीं किया, कभी जनता से नहीं कटा, कभी चिट नहीं किया, मुख्यमंत्री जी को कभी भजाया नहीं, लालू जी को कभी भजाया नहीं और अपने लिए कोई फायदा का काम नहीं किया, धन नहीं कमाया। मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूँ, कोई जांच कर ले। 40 साल का हमारा राजनीतिक करियर, संपत्ति है मेरे पास, जिसको हर साल, हर दिन, अभी चुनाव में मैं देने का काम करूँगा। कितना इन्हांस किया मेरी प्रॉपर्टी कोई जान सकता है और निर्णय ले सकता है। सब कुछ सामने है मेरे ख़ानदान का, मगर मैंने पूरी निष्ठा के साथ, मैं कोई बिजनेस व्यापार कभी नहीं किया। हाँ, मेरा बेटा बिजनेस करता है, नीट भी है, मगर छोटा किसान परिवार से निकल करके अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया। सुबह उठता हूँ, जनता के बीच में, आप देख रहे होंगे, गांधी मैदान, फिर यहाँ, फिर वहाँ, और दिन भर में जनता के बीच में रहता हूँ। रात में भी सोता हूँ 12-1 बजे, 2 बजे, उसके सुख दुख का साथी रहता हूँ और फिर सुबह उठ करके फिर उसके बीच में रहता हूँ। ये मेरा 40 साल का कैरियर है। 40 साल के लंबे करियर में आप जिनके साथ रहे, उन्हीं से आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं जो मूल प्रश्न था जिस पर मैं आ रहा हूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल एक वसूल के लिए, एक सिद्धांत के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, सब कुछ राष्ट्रीय जनता दल का एक मोटो था, एक नीति, एक सिद्धांत था। और मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल मूल जो सिद्धांत है उससे भटक रहा है, कहीं नेतृत्व भटक रहा है। और बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का जो परिभाषा था सोशल जस्टिस का, वो सोशल जस्टिस बदल गया और बाद के दिनों में नेतृत्व ने परिवार को तरजीह देने का काम किया। और परिवार बाद मैंने देखा, हाँ, फैमिली, हाँ, जो सामाजिक न्याय था वो पारिवारिक न्याय आ गया, असहजता हो गई। मैं सामाजिक न्याय की बात हो रही थी तो आप पार्ट थे उसके, जब पारिवारिक न्याय हुआ तो आप अलग हो गए। बिल्कुल, कोई भी बता सकता है, दुनिया बता सकती है, मेरा कोई स्वार्थ टकराहट हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को जिस अरमान से बनाया गया था, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बहुत लोग हैं, बहुत लोग चले गए, रघुवंश बाबू जैसे सरीके लोग, बहुत सारे लोग, किसका मैं नाम बताऊँ, मंजे बाबू, बहुत सारे लोग थे, तो वो चले गए जिनका कंट्रीब्यूशन था। मगर राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए नहीं बना था। अब ये बताइए, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा टिकट क्यों काट दिया गया। आप टिकट, हमें कोई अयोग्यता होती, मैं डिसऑनेस्ट होता, मैं पार्टी के साथ गद्दारी करता, आपके साथ गद्दारी करता, मेरा टिकट काट देते, मगर किसी कार्यकर्ता को देते। मगर मेरा टिकट काट करके, मुझे निकाल करके, जो मेरी राजनीतिक खेती थी, मेरे पास राजनीतिक खेती थी जिसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, जनता का आशीर्वाद लेकर के, उस पर आपने बिना कोई मेरे कॉन्फिडेंस में लिए हुए एकाएक उस खेती पर कब्जा आप अपने बेटी के माध्यम से जमा दिया। आप कार्यकर्ता से 4-9 में आप लड़ गए चुनाव में। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं ने मुझे गुहार लगाया, मुझको कहा आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो, मैं डिगा नहीं। मैं लालू जी को नहीं छोड़ सकता,
हम इतना डिजोनेस्ट नहीं हो सकते हैं। मगर उसके बाद में यही नहीं, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गई। तो क्या वो ये चाहते थे कि रामकृपाल यादव जो खुद छोड़ के चले जाएं तो एक इंप्रेशन जाएगा उनका? जो निश्चित तौर पर यही बात, आखिर क्या कारण था, क्या कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब मैं सिपाही था, ठीक करें, मैं हनुमान था, उस हनुमान से क्या बात हो गई कि अचानक उस आप अपनी बच्ची को, ठीक है कोई बात नहीं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इसलिए कि वो आपके बेटे थे। हाँ, लालू जी कहा करते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता, आपको याद होगा। अब क्या हो गया? उसी बेस पे तो उनका खड़ा हुआ था। हाँ, इसीलिए तो इतनी ऊंचाई पर गए थे और धीरे धीरे वो गिरते गए। कहां सिमट गए आप? लहरें चलता था, लालू प्रसाद जी चलते थे, लहरें चलता था, जनता का अपार स्नेह समर्थन, भरपूर गरीबों का समर्थन मिला। मगर धीरे धीरे नीतीश जी हट गए, सब हट गए, क्या लोग हट गए, अब सिमट गए आप। हमारे जैसे लोग हट गए। लालू जी जेल जा रहे थे, मैं रोया, उनका परिवार का कोई नहीं रोया होगा। ये वेदना थी, ये पीड़ा थी कि सामाजिक न्याय का पहरुआ अलग हो रहा है। मगर क्या वजह है भाई? और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग चले गए। आपने देखा नहीं देवेंद्र यादव का टिकट काट दिया? आपने देखा नहीं पप्पू यादव का क्या हाल हुआ? अनेकों लोग हैं, अब कार्यकर्ताओं का बेस नहीं रहा। वो क्या आपको लगता है कि लालू यादव कोई दूसरा यादव नेता बिहार में नहीं चाहते? तो उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा ये बता दीजिए, आप हो गए, प्रसिद्धि बस हमारी आदरणीय भाभी हो गई जो माँ के समान है, उसके बाद आप दोनों बेटा को ले आए, अब उससे भी नहीं बन रहा था, दो बेटी को लाए, पता नहीं भविष्य में और क्या होने वाला है। ये लोग देख रहा है ना भाई, इसको लोग टॉलरेट नहीं करेगा। कब तक आप झूठ की खेती बनाइएगा? लोगों के मन में ये बात बैठ गई है जो आप कह रहे हैं कि अपने अलावा किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, अपनी विरासत परिवार तक ही रखना चाहते हैं। मीसा भारती से चुनौती के पिछली बार भी आप बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या नहीं, मैं बहुत अच्छा मार्जिन से नहीं जीता था, मैं 40,000 से जीता था 2 बार से। जनता ने मुझे अपना एनडीए का मैं उम्मीदवार था, सब लोगों का समर्थन था। ये हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारी जनता आगे आती है। और मैं समझता हूँ कि जनता और अपने कार्यकर्ता के बल पर जो हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, संयुक्त रूप से कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं है पिछले 10 वर्षों में मोदी जी और नीतीश जी का काम न पहुंचा हो, उसके आंख के आंसू को पूछने का काम कर रही है। सामाजिक न्याय की गाड़ी तो असल में मोदी। तो सुदर्शन न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रामकृपाल यादव जी का, और ये हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी ने ये इंटरव्यू लिया, ये दिखाया। ऐसे कई इंटरव्यूज आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। जनमत में अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां से टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक और हिंसक कुकर्म की बड़ी खबर सामने आई है। दिल दहला देने वाली ये हिंसक खबर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से है, जहां टीएमसी के गुंडों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। जहां ममता के गुंडों ने बीजेपी महिला कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। घटना को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नंदीग्राम जिले के सोनाचुरा इलाके में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। ये हत्या को टीएमसी के गुंडों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ममता दीदी ने 2021 में भाजपा से सीट हारने का बदला लेने की कसम खाई थी, जिसके बाद टीएमसी के गुंडों में रोष भर गया। और पश्चिम बंगाल से ये ऐसा कोई मामला पहला नहीं है जब ममता के गुंडों ने किसी को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून को ताक पर रखकर इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि राज्य के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। मृतक की पहचान रतिबाला अरी के रूप में हुई है। वह उन कई भाजपा कार्यकर्ताओं में से थी जिन पर 22 मई की रात कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला कर दिया। यह घटना राज्य में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के मतदान से 2 दिन पहले हुई। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई
7 भाजपा कार्यकर्ताओं में मृतक महिला का बेटा भी शामिल था। उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि नंदीग्राम पुलिस अधिकारियों ने इस घटना में अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, तो वहीं बीजेपी की राज्य इकाई ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नंदीग्राम में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने हिंसा से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और दावा किया है कि यह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक आंतरिक झगड़ा था, जिसके कारण झड़प हुई। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस इन आरोपियों पर कार्रवाई करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो खबर आपने देखी और गुंडागर्दी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। महिला की हत्या कर देना राजनीति में ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रश्न था, बंगाल में टीएमसी बेलगाम है क्या? तो 95% 95% लोगों ने हाँ यानी यस में जवाब दिया है। 5% लोग ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कह रहा है कि हाँ, बंगाल में टीएमसी बेलगाम है। तो जनमत में हर मुद्दे पर आप पोल कर रहे हैं ट्विटर पर जाके, जिसको एक्स सब कहते हैं, पहले ट्विटर कहते थे। वहां पर हर पोल पर आपका जो नतीजा आता है उसी को हम जनमत में प्रतिशत के यानी परसेंटेज में दिखाते हैं। इसीलिए ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आप भी सहभागी हैं, जनता केवल देख नहीं रही, आप भी यहां पर भाग ले रहे हैं। खबर केवल आपको हम सुना नहीं रहे, आप भी अपना मत दे रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात जिहाद और इसको अंजाम देने वाले जिहादियों की करते हैं। जी हां, देश भर में जिहादियों का आतंक अपने चरम पर है। आए दिन जिहादी अपने कुकर्मों को अंजाम देते रहते हैं और अब तो जिहादियों ने हद ही पार कर दी है। जब एक परिवार को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करने के नाम पर बेरहमी से पीट डाला। जी हां, देश में अब वोट के नाम पर भी जिहादियों द्वारा मारपीट भी की जाने लगी है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है, जहां कट्टरपंथी जिहादियों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने पर एक परिवार को जख्मी कर दिया। शायद एक मुस्लिम परिवार। आप रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। देश भर में जिहादियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कट्टरपंथी जिहादी अपनी करतूतों को अंजाम देते रहते हैं, कभी लव जिहाद, कभी धर्म परिवर्तन, और अब तो हद ही हो गई जब वोट देने के नाम पर भी जिहादियों ने एक मुस्लिम परिवार को बेरहमी से पीटा। ताजा मामला सीतापुर क्षेत्र का है, जहां लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वोट देना एक मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गया। यह मुस्लिम परिवार पीएम मोदी की योजनाओं, पीएम की नीतियों से खुश होकर बीजेपी और पीएम के नाम वोट देकर आया था, लेकिन ये बात उन कट्टरपंथी जिहादियों को रास नहीं आई। आपको बता दें कि जावेद की पत्नी, माता और अन्य परिजनों की क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवक नईम, आजाद, जुम्मन, कैफ, दानिश, मोनिश ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि राशन, पेंशन, आवास योजना का लाभ तथा उज्ज्वला योजना का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। जो मोहल्ला मोहंडम है, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना। अब मैं बेचीपी से मैं मिल गया हूँ और मेरे पास बहुत वोट मेरे पास है, तमाम 15-16 वोट मेरे घर के वोट हैं। तो हमने कहा नहीं, हमको मोदी ने सब कुछ दिया है, मकान दिया है, खाना दिया है, पानी दे रही है, सिलेंडर दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो हम उसके वोट देंगे। अपनी माँ को, अपनी बहन को बता दिया, उसके वोट देंगे हम। देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात मोदी जी ने रखी। 3 तलाक से मोदी जी ने बचाव किया, तो मोदी जी को वोट देना गलत क्यों? और वो लोग आके हमारे देवर को हम बहुत ही मारा, मतलब 15-20 लोग थे और नईम था, आजाद थे, जुम्मन था, कैफ था और वो दानिश था, मोनिस था। ये सब लड़के, तमाम उनके लड़कों के नाम हम नहीं भी जानते हैं, वो सब सारे लड़के थे, बस इसी बीजेपी की वजह से मारे गए। इस बात से नाराज होकर क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने मोदी को वोट देने वाले मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट कर दी। साथ ही पीड़ित पक्ष का कहना है कि कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने परिजनों और जावेद को जान से मारने की धमकी दी है, जबकि जावेद अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जब हम जावेद की अम्मी हैं, ये लोग आए, मारने लगे हैं क्या, तो हमने छुड़ाने लगे तो ये लोग हमको मारने लगे।
आ गई मैं छुड़ाने के लिए। अब हम नहीं छोड़ेंगे, इसको मार डालेंगे, इसके गोली मरवा देंगे। आखिर कब तक जिहादियों का आतंक इस कदर बढ़ता रहेगा? क्या अब देश में किसी पार्टी को वोट देना भी अपराध हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए कितना खतरनाक है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मुस्लिम परिवार पर ही हमला कर दिया और मारपीट की, और उसकी मां के साथ भी मारपीट करी, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, और फिर ये बात करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। ऐसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो जान लीजिए। बीजेपी के खिलाफ है हर मुस्लिम कट्टरपंथी, तो इसमें कोई शक नहीं। 95% 95% लोगों ने हाँ यानी यस में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। जनमत में अब हम बात करेंगे बिहार के रक्सौल में दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की, जहां 12 साल की, सोचिए 12 साल की मासूम के साथ सुहेल और उसके रेपिस्ट गैंग ने नशे का इंजेक्शन देकर बच्ची के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की है। मासूम चीखती रही और सुहेल एंड गैंग उसे नोचते रहे, और यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। अपने आप को पत्रकार कहने वाला यूट्यूबर सुहेल का राजद के नेताओं के साथ उठना बैठना है। इलाके में इसका अच्छा खासा दबदबा है। अपनी इसी पहुंच और रसूख के कारण यह इलाके में हर तरह के गलत काम करता था, बेरोक टोक करता था और बिना किसी डर भय के करता था। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, हमारा ये बड़ा खुलासा, और मामले की गंभीरता को समझिएगा। जिंदगी और मौत के बीच एक एक सांस के लिए तड़प रही ये बिहार की निर्भया है, जिसके साथ जिहादी सुहेल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चुनाव के बीच बिहार के रक्सौल से दिल को झकझोर देने वाली ये खबर चुनावी शोर में कहीं दब गई। बिहार के रक्सौल में 12 साल की नाबालिग दलित गुड़िया से जिहादी सुहेल अंसारी गैंग ने नशे का इंजेक्शन देकर 4 दिनों तक गैंगरेप किया। इसके बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ निर्दयता की सारी हदें पार कर दी गईं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद 12 मई की शाम को लड़की को घर के पास छोड़ दिया। घटना स्थल पर आ चुके हैं और यही जो घर है इसी में उस मासूम लड़की को, और दरिंदों ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। बता दें कि नाबालिग को 9 मई को बहलाकर सुहेल अंसारी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इसके बाद बच्ची को किसी जगह लेकर गए, वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में लड़की के परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में शामिल इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। जिहादी दुष्कर्मियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, रोक तो लगनी ही चाहिए, बिल्कुल ये है, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर उनको कम से कम फांसी की सजा हो जो बच्चियों का बलात्कार करते हैं। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो ये बड़े मुद्दे आज के जनमत के थे। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम सभी को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।